वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है अ फंडामेंटल रीसेट टू ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात करेगी है, जैसे कि अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में क्या ध्यान दिया जाता है कि हम लेबर यूज़ कर रहे हैं, जनरली बस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट नहीं, अब मैन्युफैक्चरिंग में हमें एक प्रॉपर शिफ्ट की ज़रूरत है ताकि हम इनोवेशन पे आएँ, हम प्रॉपर जो टेक्स बना हाई टेक प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है, मीडियम टेक प्रोडक्ट्स बनाए, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने में ज़्यादा लाएं, स्किल ज़्यादा, एडवांसमेंट हो टेक्नोलॉजी में, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स हो। साथ में जैसे अब यूएस के टेरिफ जैसे बढ़ रहे हैं तो उससे भी थोड़ा रीडिफाइन होगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डायनेमिक्स। फिर इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज है उसमें क्या आता है कि इंडिया ने लॉन्च करे हैं इनिशिएटिव, जैसे कि 2005 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम लॉन्च किया, फिर मेक इन इंडिया 2014 लॉन्च किया। ये सब किस लिए किया? हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाने के लिए किया। इन सब करने के बावजूद हमारी जो पर कैपिटा वैल्यू है वो सिर्फ 0.32 के डॉलर रही, जो कि वर्ल्ड एवरेज 2 के डॉलर रही। देन जो प्रोडक्टिविटी है हमारी वो $8.9 के थी, वर्ल्ड की एवरेज $32 के थी। इंडिया की जो टोटल वैल्यू एडेड थी वो $461 बिलियन है, जबकि चाइना की $4658 बिलियन है, और यूएस की ऑलमोस्ट 2500 बिलियन, जैसे कह सकते हैं हम, ऑलमोस्ट इतनी है। नीड फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन अप्रोच। तो अब हमें क्या ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है वो बढ़े, तो हमें न्यू टेक्निकल एजुकेशन अप्रोच में लाने की ज़रूरत है। रूट लर्निंग से ग्रेड ऑब्सेशन में लेके, या सिर्फ रूट लर्निंग में जाके फंडामेंटल नॉलेज, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, इन सब को बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ में एक और चीज़ भी है कि जो उनसे कोर ब्रांचेस के बच्चे हैं ना, उनके लिए जॉब्स पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी उन फील्ड्स में, तभी वो उसको पढ़ेंगे। नहीं तो 4 साल क्या होता है कि जो बच्चे अब कोर ब्रांचेस में भी है ना, वो आईटी या इन सब फील्ड्स का पढ़ते हैं, सीएससी आईटी के फील्ड्स का पढ़ते हैं, और उन्हीं में जॉब्स लेने की कोशिश करते रहते हैं। वो अपने कोर फील्ड्स का पढ़ते ही नहीं है, जबकि नहीं तो कोर फील्ड्स क्यों रखे जाते हैं? इवन बच्चों में भी कई बार देखा जाता है कि वो ऐसे अपने आप को सोचेंगे कि हम तो जी दूसरी ब्रांचेस के हैं, सीएससी आईटी वाले लकी हैं, वो जॉब्स ले लेते हैं, उनको मिल जाती हैं। नहीं, और फिर वो सोचेंगे हमारी तो ये ब्रांचेस हैं, हमारी ब्रांचेस अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो ब्रांचेस अच्छी नहीं होती तो क्या वो हमारे कॉलेजेस में होती? वो ब्रांचेस की इक्वल इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ वाई ही वो हमारे कॉलेजेस में है। नहीं तो उसमें क्यों टीचर्स पढ़ा रहे हैं और क्यों है वो? तो पहले जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, तभी बच्चे उस पर भी फोकस करके और उस तरफ जाएंगे। तो हमें एडवांस लैब्स, वर्कशॉप्स, असेंबली लाइंस, इन सबको बनाने की ज़रूरत है। AI IT सेमीकंडक्टर्स एसेंशियल हैं, पर लेकिन जो कोर ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, अब जो बिल्डिंग्स हैं वो जाके AI नहीं बना सकता ना। मैकेनिकल का जो काम है वो भी उन्हीं करना पड़ेगा ना, मशीन्स। तो ये सब काम उतने ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। तो इनोवेशन जो इकोसिस्टम है वो इंजीनियरिंग एजुकेशन को उसके साथ अलाइन किया जाए, कॉलेजेस में ही खोला जाए थोड़ा थोड़ा। जैसे हम सिलिकॉन वैली मॉडल से सीख सकते हैं, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल, मैन पावर को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उससे इनोवेशन ड्राइव हुई है वहाँ पर। स्टेट स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स बनाए जिसमें प्लग एंड प्ले सेटअप, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग लैब्स हों, डिज़ाइन टूल्स हों। इंजीनियरिंग एजुकेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स के साथ अलाइन करें। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, हम R&D का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाएं, 0.65% से 2% ऑफ GDP पे करें। देन allocate additional 1% of GDP for industrial infrastructure। एक robust policy framework को adapt करें to global changes। कंक्लूजन यही है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन में, मैं तो कहूँगी जॉब्स पहले क्रिएट होंगी तो ही उससे चीज़ें ड्राइव होंगी। फाउंडेशनल पॉलिसीज़ को अपनी फिक्स करें, कोर इंजीनियरिंग पे बच्चों का फोकस लाएं, इनोवेशन ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, सिग्निफिकेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में इन्वेस्ट करें। द वुमेन हु रिमेन लार्जली इनविजिबल, वुमेन लीड रेजिस्टेंट। तो बेसिकली वैसे इस आर्टिकल में क्या दिया गया है कि जो वुमेन है वो हर जगह पे आगे से बढ़कर आगे काम करती हैं। हीट में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो आगे से आगे कैंपेन्स भी लीड करती हैं। अगर पंचायत में भी वो बनी हुई हैं सरपंच, तो पर नहीं, जो उनके हस्बैंड्स हैं वही एक तरह से सारा चला रहे हैं, तो वुमेन आगे क्यों नहीं आ रही है? वो अनरिकॉग्नाइज क्यों रह जाती हैं सारे काम कर कर आके? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है।
अक्रॉस इंडिया साउथ एशिया जो वुमेन है वो हमेशा फोर फ्रंट पे रही है एनवायरमेंटल के काम में, एंटी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट्स में। उन्होंने माइनिंग के लिए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, सब के लिए प्रोटेस्ट किया, वायलेंस फेस किया, पर लेकिन फिर भी फॉर्मल डिसीजन मेकिंग से वो पीछे रह जाती हैं, पता नहीं कैसे। सिस्टमिक एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, तो इवन इन प्रोसेस जो कि फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट से होती हैं, वुमेन की जो वॉइसेस हैं उसमें गिनी ही नहीं जाती हैं। जो मीटिंग्स हैं वो मेल डोमिनेटेड रहती हैं, जो वुमेन की इनसाइट्स हैं उनको इमोशनल कह के ही हटा देते हैं, चाहे वो लिव्ड एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, उनकी डीप इन्वायरमेंटल नॉलेज को कंसीडर ही नहीं करते हैं जिस बेसिस पे भी वो दे दें बस। Legal protections exist but poor implementation. अब India's Forest Rights Act, PISA 1996 लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं वुमेन का रोल इन लैंड गवर्नेंस। नेपाल और बांग्लादेश में पॉलिसीज हैं जो प्रमोट कर रही हैं वुमेन के लैंड राइट्स को, पर ये जो लॉज हैं ये इन्फोर्स ही नहीं अच्छे से होते हैं। लैंड टाइल्स आर स्टिल मोस्टली इन मेंस नेम, वुमेन को एक्सक्लूड ही कर देते हैं फ्रॉम कंपनसेशन और कंसल्टेशन। पेट्रियार्की एंड कस्टमरी लॉज ब्लॉक प्रोग्रेस। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो आया था उसने इक्वल इनहेरिटेंस, लोकल कस्टम्स और जो इक्वल इनहेरिटेंस ग्रांट तो किया, पर जो लोकल कस्टम्स हैं स्पेशली ट्राइबल एरियाज में वो इन सब लॉज से ऊपर गिन लेते हैं। सिंगल वुमेन्स, विडोज, अनडॉक्यूमेंटेड वुमेन आर ऑफन लेफ्ट आउट ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रिहैबिलिटेशन। क्या मतलब कितने ही घर देखे होंगे ना जो सिर्फ एक वुमेन के नाम पर होंगे? नहीं। क्लाइमेट चेंज डीपन्स जेंडर इक्वालिटी, तो जो वुमेन है वो सफ़र कर रही हैं सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी से, एक्सट्रीम हीट से, पॉल्यूशन से। अब जैसे विलेज एरियाज में देख लो तो अब ऐसे जो बाहर ज़्यादा वाले काम है वो ज़्यादातर वुमेन को करने पड़ रहे हैं, पानी दूर से लाना है उन्हें लाना पड़ रहा है, हीट के ज़्यादा इफेक्ट्स उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। इस पर हमने आर्टिकल्स भी किए थे पहले। They take on extra care and labor responsibilities yet are excluded from climate planning, adaptation, policy discussions. काम करो बट बोलो मत। एफपिक FPIC लैक जेंडर सेंसिटिविटी। जो कंसल्टेशंस है वो मतलब यूजुअली होते हैं पर लेकिन वुमेन को वहाँ पे अनसेफ या अनहर्ड छोड़ दिया जाता है। Consent given by male leaders doesn't reflect women realities and long term impacts. तो ऑब्वियसली अगर एक मेल है वो वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छे से सोच ही नहीं पाएगा, तो अगर वो रूल्स बना रहे हैं, वो कंसेंट दे रहे हैं किस चीज़ के लिए, वो वुमेन रियलिटी से तो बहुत दूर होंगी। टाइम फॉर स्ट्रक्चरल चेंज एंड वुमेन्स इंक्लूजन, तो हमें कंसल्टेशन में उनको ट्रूली इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, उनके लिए एक्सेसिबल टाइमिंग, वुमेन ओनली स्पेसेस, लीगल हेल्प, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट। हम रिकॉग्नाइज करें वुमेन को एज इंडिपेंडेंट लैंड ऑनर्स, सपोर्ट करें वुमेन की लीडरशिप ग्राउंड पे। कंक्लूजन यही है कि जो वुमेन है दे आर नॉट जस्ट विक्टिम्स, दे आर विजनरीज एंड लीडर्स। तो अगर हम चाहते हैं जस्ट इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, तो वुमेन की जो वॉइसेस हैं वो सिर्फ सुनी नहीं जानी चाहिए पर उन्हें लीड करने का मौका दिया जाना चाहिए। सो दीज ऑल वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू।